friends, my name is Saraprit and this is my channel Education for All. Okay, so today our topic is synthetic fibers and plastics. इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बताया था, लेकिन अब हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो की न्यू अपडेट्स लेने के लिए इसका बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओके, अगर आपके आसपास कोई भी 8th का बच्चा है या फिर कोई भी इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा साइंस में, तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं आपको बताऊंगी आज प्लास्टिक्स के बारे में। तो हमारे आज के पिछले टॉपिक्स को एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो पिछले टॉपिक्स हमारे थे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। उस वीडियो को आप देख सकते हो मेरी यूट्यूब चैनल में। ओके, तो सिंथेटिक फाइबर, उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं, वो क्या मतलब किस चीज़ों में यूज़ होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और वो किस तरह हमारे लिए यूज़फुल है। ओके, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। तो प्लास्टिक्स, इसमें हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स होते क्या हैं, प्लास्टिक्स के एडवांटेजेस क्या हैं और प्लास्टिक्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं और ये इतना ज़्यादा क्यों हम यूज़ करते हैं। ओके, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी साथ में हम पढ़ लेंगे जब इनकी एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज व्हाट इज प्लास्टिक। सो प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर होता है। ओके, प्लास्टिक एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है। मोल्ड मीन्स मैलिएबल। मोल्ड मीन्स कि मतलब जिस तरीके से मोड़ा जा सकता है। ठीक है, मैलिएबल का मीनिंग भी आपने पढ़ा ही होगा एक तरीके से, लेकिन मैं आपको इजी वर्ड्स में मोल्ड बता देती हूँ। ठीक है, तो हम प्लास्टिक्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ये एक सिंथेटिक फाइबर होता है जिसे हम मोल्ड कर सकते हैं। ओके, इट कैन बी लीनियर और क्रॉस लिंक्ड। ओके, आपको पता है लीनियर कैसे होता है, कुछ इस तरीके से, और क्रॉस लिंक्ड कैसे होता है, so this is cross linked and this is linear. So आपको मैंने बता दिया प्लास्टिक्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि प्लास्टिक्स के एडवांटेजेस क्या हैं। तो प्लास्टिक्स के एडवांटेजेस को पढ़ने से पहले हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो प्लास्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, मीन्स कि काफ़ी देर तक है ना हम इन्हें यूज़ कर पाते हैं। बाकी ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं और इनका प्राइस बाकी मेटल्स से लेस होता है और ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। इसके अलावा भी प्लास्टिक्स के बहुत सारे यूजेस हैं जिस वजह से हम प्लास्टिक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और यही यूजेस जो हैं ये एडवांटेजेस में भी गिने जा सकते हैं इसके। ओके, प्लास्टिक्स हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। एज अ एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ पॉलीथीन। पॉलीथीन हमारी डेली लाइफ में रोज़ यूज़ होता है। आप हमेशा देखते होंगे पॉलीथीन को सब्जी वाले के पास या फिर अपने मॉम के पास, कभी भी वो कुछ मतलब पैक कर मतलब जहाँ फिर किसी शॉप पे आप देखते होंगे कुछ पैक करते हैं तो वो प्लास्टिक में पैक करते हैं। ओके, तो आपको पता लग ही गया होगा कि प्लास्टिक्स को हम कितना यूज़ करते हैं और इनकी एडवांटेजेस के कारण। बट अब देखो, अभी मैंने आपको बताया है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर प्लास्टिक्स 2 टाइप्स के डिवाइड किए गए हैं। कितने? 2 टाइप्स के। ओके, द फर्स्ट इज thermoplastic. Okay, the first is thermoplastic and the second is thermosetting plastic. तो हम इन दोनों के बारे में अब पढ़ेंगे। सबसे पहले आया थर्मोप्लास्टिक। ओके, थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। थर्मोप्लास्टिक्स है ना, ये ऐसे टाइप के प्लास्टिक होते हैं जो कि मेल्ट करने पे सॉफ्ट हो जाते हैं। ओके, मतलब जब हम इन्हें बर्न करेंगे, जब हम इन्हें हीट करेंगे तो क्या होंगे, ये सॉफ्ट हो जाएंगे
और ये जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं इन सबको मोल्ड भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। मतलब जैसे मान लो आप पॉलीथीन की एग्जांपल ले लो, ठीक है। पॉलीथीन को अगर आप एक बार किसी शेप में लेके आते हो उसके बाद उसे खोल भी सकते हो और उसके बाद वापस उसी शेप में ले आ सकते हो, वापस फिर खोल सकते हो। मतलब कि थर्मोप्लास्टिक्स को हम किसी भी शेप में कितनी भी बार लेके आ सकते हैं, ओके। और ये मेल्ट होने पे, मतलब मेल्ट होने पे या फिर आप कह सकते हो हीट होने पे सॉफ्ट हो जाते हैं। इस तरीके से आपको पता लग गया होगा थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया पॉलीथीन, और एक और एग्जांपल ऐड कर लेते हैं पीवीसी। इसके अलावा अगली चीज है हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ओके। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? वो टाइप की प्लास्टिक जो कि मेल्ट करने पे, ओके, मतलब कि मेल्ट करने पे या फिर आप कह सकते हो हीट करने पे सॉफ्ट नहीं होती, ओके। ये सॉफ्ट नहीं होगी और ये मोड़ी जा सकती है। हाँ, प्लास्टिक्स मैंने आपको बताया ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो मोल्ड की जा सकती है, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मोल्ड की जा सकती है बट ओनली वन टाइम। मीन्स जैसे आप एग्जांपल ले लो, आपकी चेयर्स देखी है आपने? चेयर्स आपके आसपास जो पड़ी होती है वो प्लास्टिक की ही होती है बट उन्हें आप मोल्ड नहीं ना कर पाते, लेकिन पॉलीथीन को कितने आसानी से मोल्ड कर लेते हो, है ना। तो आप चेयर को क्यों नहीं मोल्ड कर पाते? तो इसका रीजन है कि जो चेयर है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनी है। इट मीन्स कि जब उसे मतलब बनाया गया था तब वो सिर्फ एक बार ही मोल्ड हो सकती थी, तभी वो जो शेप है वो उसकी रिमेन वही रहती है। समझ में आया? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की मैंने आपको एग्जांपल चेयर बताई, लेकिन अब दो एग्जांपल्स और बताए। तो ये एग्जांपल्स बहुत मेन है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ठीक है। बेकेलाइट और मेलामाइन ये दो एग्जांपल्स हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेकेलाइट, ओके। तो बेकेलाइट क्या होता है? आपने आसपास देखे कभी स्विचेस को? स्विचेस जो होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बेकेलाइट है, एक तो बेकेलाइट तो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ओके। ये एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके साथ साथ ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी है। इट मीन्स कि ये दोबारा दूसरी कोई शेप नहीं लेगा। मीन्स कि अगर मान लो इसे टच किया तो ये मतलब ऐसे सिंगुड़ सुंगुड़ सा नहीं जाएगा, ना ही ये मतलब किसी और शेप में आएगा, ना ही इस पर कोई उंगलियों के निशान पड़ेंगे। ये रिमेन वैसा ही रहेगा जैसा था, और ये एक तरीके का प्लास्टिक भी है, ओके। तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं। और बेकेलाइट जो है वो ही स्विचेस बनाने में यूज़ किया जाता है, वायर्स बनाने में भी ये यूज़ किया जाता है, ओके। तो आप बेकेलाइट का कह सकते हो कि ये स्विचेस बनाने में यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया? इसके बाद बात आई मेलामाइन की। मेलामाइन क्या होता है? मेलामाइन जो है, पहले तो मैं आपको बता दूं, मेलामाइन एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। मीन्स कि ये हीट को अपने आसपास नहीं आने देता, मतलब ये कंडक्ट ही नहीं करता एक तरीके से हीट, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि हमें मेलामाइन जो है वो हम किचन वेयर्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे आपने पैन्स देखे होंगे, पैन्स देखते हो? पैन्स के साइड पे एक रेड कलर की मतलब थिंग्स, आपके शायद कुछ और कलर्स की भी होती है बट एक थिंग लगी होती है जिसको आप छूते हो, वो प्लास्टिक होती है, ठीक है, बट वो मेल्ट नहीं करती। बाकी जो स्टील है वो पूरी गर्म हो जाती है, बट जो प्लास्टिक वो वाली है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो गर्म नहीं होती, ठीक है। तो वो मेलामाइन होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो इसे किचन वेयर्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, टाइप समझ में आ गई आपको? इसके साथ साथ मैंने आपको एडवांटेजेस भी बता दी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, और अभी हम एडवांटेजेस को थोड़ा सा ब्रीफ करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये लेस प्राइस में होता है। ये सब चीज़ें तो सबको पता होता है। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट में एक चीज़ बताई थी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, ओके। तो नॉन रिएक्टिव कैसे होते हैं, मतलब कुछ एग्जाम्पल देके हम समझाएंगे अब, ओके। सो अभी आया हमारा टॉपिक नॉन रिएक्टिविटी। ऑफ प्लास्टिक्स। सो
जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव, ये किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते, और यू कैन से कि ये कोरोड भी नहीं करते। आपने आयरन को देखा है, आयरन जो है वो रिएक्ट कर जाता है विद एयर एज वेल एज वाटर, बट प्लास्टिक doesn't react, बाकी आप रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। मीन्स कि जो आयरन है वो तो रिएक्ट कर जाता है एयर और वाटर के साथ, लेकिन जो प्लास्टिक्स हैं वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, मतलब इन्हें हम खुले में भी छोड़ सकते हैं। समझ में आया? इसीलिए हम जो खाना है वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम प्लास्टिक्स में रखें और फ्रिज में रख दें बाद में। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक्स जो है वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, और मैंने अभी आपको नॉन रिएक्टिविटी बताई। तो ये जो आयरन होता है वैसे वो एयर के साथ नहीं रिएक्ट करता, और एयर के साथ नहीं, एयर के मॉइस्चर के साथ और साथ ही साथ उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया प्लास्टिक्स कैसे नॉन रिएक्टिव हैं। प्लास्टिक्स जो है उनको ज़्यादातर मतलब कंटेनर्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्लास्टिक्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। बट डिसएडवांटेजेस एक बार देखने से पहले हम पढ़ेंगे पुअर कंडक्टर। मतलब प्लास्टिक्स मैंने आपको बताया पुअर कंडक्टर है। ठीक है, तो इसके 2-4 एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेन है आपकी बुक में। ओके, सो एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, तो मैं अब हमने पढ़ना है पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ना, मतलब देखो प्लास्टिक्स को हम तभी यूज करते हैं इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते होंगे, तो वो पुअर कंडक्टर है। तो अब देखो इधर प्लास्टिक्स जो है उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो आप देखते होंगे कि जो इलेक्ट्रीशियन है वो जो अपने मतलब जो होते हैं औजार होते हैं उनके, जो उनके मतलब प्लग्स टाइप से होते हैं ना, उनके ऊपर वो प्लास्टिक्स लगाते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं वो औजार है ना। तो उसके ऊपर यहाँ पे क्या लगा होता है जो उन्हें है ना करंट नहीं लगता, तो वो क्या होती है, दिस इज प्लास्टिक। ओके, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पुअर कंडक्टर होती है प्लास्टिक। इसके अलावा आप बहुत सारी एग्जांपल्स अपने आसपास कलेक्ट कर सकते हो। ओके, और प्लास्टिक्स जो है हम आज की डेट में इन्हें इतना यूज़ कर रहे हैं कि ये एंडलेस होगी इनकी लिस्ट कि इनकी कौन कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो प्लास्टिक से बनते हैं। ओके, जो प्लास्टिक से सब्सटेंस बनते हैं वो एंडलेस हो गए हैं, अब उनकी गिनती हम कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं। समझ में आया? तो इसका ज़्यादा अगर किसी की एडवांटेजेस है तो इसकी डिसएडवांटेजेस इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब एडवांटेजेस के जितने बेनिफिट्स हैं उससे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डिसएडवांटेजेस के हैं। सो डिसएडवांटेजेस अब मैं बताती हूँ आपको। सो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले तो पढ़ने से पहले हम ये पता करेंगे कि प्लास्टिक्स डिकम्पोज करते हैं। ओके, सबको पता है, everyone knows that plastic doesn't decompose, or you can say plastics are non-biodegradable. सबसे पहले तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। सो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो डिकम्पोज कर जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो डिकम्पोज कर जाते हैं। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, जो डिकम्पोज नहीं करते, डजंट डिकम्पोज। अब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस मुझे लगता है आपको समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में 6th और 7th में डिकम्पोजिशन का प्रोसेस समझा होगा, आपने पढ़ा ही होगा। कि वैसे भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था डिकम्पोजिशन क्या होता है कि हम मैन्योर में जो बैक्टीरिया है वो मैन्योर में चेंज करते हैं ह्यूमन वेस्ट को, और वो कैटल डंग्स एक्सेट्रा को मैन्योर में चेंज कर देते हैं।
ठीक है, उसे यूजफुल सब्सटेंस बनाते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो उन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं जो डिकम्पोज कर जाते हैं, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो डिकम्पोज नहीं करते। समझ में आया? तो प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स वो डिकम्पोज नहीं करते, तो इट मीन्स दे रिमेन, मतलब ये बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं। समझ में आया? नॉन बायोडिग्रेडेबल वो थिंग्स होती हैं जो डिकम्पोज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं, मतलब सालों लगा देती हैं। ओके, तो मतलब अब देखो, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल में ये है आती हैं, तो इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा मतलब इकट्ठी हो जाती होंगी, कह सकते हैं ना हम, बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती होंगी। इसके साथ साथ प्लास्टिक्स जो हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज करते हैं। तो इट मीन्स अगर प्लास्टिक कभी मरती नहीं है, प्लास्टिक कभी डिकम्पोज नहीं करती हैं, तो वो पक्का सॉइल को बहुत ज़्यादा ख़राब करती होंगी। जिस सॉइल पे हम फूल पौधे वगैरह उगा सकते हैं, क्रॉप्स उगा सकते हैं, वहाँ पे प्लास्टिक्स अपना डेरा जमाती हैं और उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करती हैं। इसके साथ साथ हमारा जो मतलब गार्बेज होता है, आपने गार्बेज देखा होगा ना, गार्बेज जहाँ पे पड़ा होता है वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर प्लास्टिक्स होते हैं। ओके, वहाँ पे ज़्यादातर क्या होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं। और वो ज़्यादातर आपने देखा होगा कूड़े में काउस और ये जो डॉगीज वगैरह जाते हैं, ठीक है, सब स्पेशली काउस जाती हैं, ठीक है। तो काउस जो जाती हैं वो काउ है ना कूड़े को खाती हैं, ठीक है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी खा लेती हैं, ये प्लास्टिक। ओके, ये प्लास्टिक्स भी खा लेती है। इस प्लास्टिक का क्या हम होता है ये सोच भी नहीं सकते हम। इससे क्या होता है, हमारे जो उनका मुंह है, काउस का जो मुंह है वो जो है ब्लॉक कर जाता है, और उनकी जो स्टमक है उसके अंदर एक लाइनिंग बन जाती है, जिस वजह से वो मर जाती हैं, उन्हें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। रिसेंटली अभी एक डॉल्फिन थी, उसके मुंह में प्लास्टिक चॉप कर गया था, उसका मुंह जो है वो बंद हो गया था, उसके सांस नहीं आने लगी थी, जिस वजह से वो मर गई थी। तो ये बहुत बैड न्यूज़ है कि हम अपनी मैरीन लाइफ के बारे में सोचे बिना ये प्लास्टिक्स यूज़ करें अपने यूज़ के लिए, क्योंकि इनका लेस प्राइस है और ये लाइट इन वेट और ड्यूरेबल है। ओके, तो हमें प्लास्टिक्स का यूज़ कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा भी प्लास्टिक्स के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, ये एयर पॉल्यूशन करती है, वाटर पॉल्यूशन करती है, सॉइल पॉल्यूशन करती है, कितने सारे पॉल्यूशंस करती हैं। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत खतरनाक है, तो ये इतने खतरनाक है आपको अभी पता लग ही गया होगा। ओके, तो हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं ताकि प्लास्टिक्स जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो 4 चीज़ें अपनानी है, 4R प्रिंसिपल्स को अपनाना है। 4R प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, 4R प्रिंसिपल्स कहते हैं रिसाइकल, रीयूज, रिकवर, ओके, और इसके अलावा है रिड्यूस। मीन्स रिसाइकल मीन्स होता है कि आप उस चीज को दोबारा यूज करो, मतलब जो चीज प्लास्टिक आई है जो, उसे किसी और चीज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, और वो चीज हम यूज कर सकते हैं दोबारा, इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। रीयूज होता है कि एक चीज को दोबारा यूज करना, मीन्स कि हम जो बॉटल्स हैं, पेप्सी की बॉटल्स लेके आते हैं, इन सब में हम पानी भर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं पेप्सी कोका वगैरह पी के, हैं, तो इन्हें रीयूज किए जा सकते हैं। जहाँ फिर हम क्या कर सकते हैं, इनसे क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं, अपने घर को डिज़ाइन कर सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं हम। और जैसे कि ये डिकम्पोज नहीं होते तो ये आपके घर पे काफ़ी देर तक रह सकते हैं, है ना, तो रीयूज कर सकते हैं हम इस तरीके से चीज़ों को। बाकी है रिकवर, मीन्स कि उन सबको थोड़ा सा अच्छी लुक दे दो और फिर से यूज़ करो। ओके, दिस इज रिकवर एंड रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स कि अगर जो चीज़ डिकम्पोज हो ही नहीं सकती उसको यूज़ क्यों करना ज़्यादा, उसका काम रिड्यूस करो, मीन्स कि उसको कम से कम यूज़ करो, ठीक है। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, अब हम देखो इधर, हमें पता है कि हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है, बट हमें इसका रिड्यूस करना ही पड़ेगा। तो रिड्यूस हमें क्या क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इज, जब आप भी कभी भी कहीं पे मार्केट में जाते हो या फिर बाजार जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वहाँ पे पेपर बैग्स, जूट बैग्स, इन सबको यूज़ करो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक्स।
ओके, इस तरीके से बहुत कम हो जाएगा यूज। ओके, इसके अलावा जो प्लास्टिक्स हैं उनको ये 4R प्रिंसिपल्स, 3R प्रिंसिपल्स, वैसे यहाँ तक तो मैं आपको अभी समझा रही हूँ। तो ये जो 3R प्रिंसिपल्स हैं इन सबको अपनाओ। ओके, इन सबको अपनी लाइफ में रखो और ये है ना, जो प्लास्टिक्स है उसको कम से कम यूज़ करो। और जैसे मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक्स जो है वो हमारे लिए एक कर्स है, जैसे हम अपना डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक्स हमारे लिए बहुत हार्मफुल है क्योंकि ये फूड पॉइजनिंग भी करने में कभी कभी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए हमें प्लास्टिक्स का यूज़ रिड्यूस करना चाहिए। ओके, सो ये मेरी वीडियो थी प्लास्टिक्स के ऊपर। अब मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी प्लास्टिक की वीडियो को समझ गए हैं, तो इससे पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी देखिए मेरी वीडियो में। एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आपको वो मिल जाएगा सिंथेटिक फाइबर्स के ऊपर पार्ट 1। ये पार्ट 2 था। आई एम श्योर दैट जिन्होंने सिंथेटिक फाइबर्स का पार्ट 1 देखा होगा उन्हें पार्ट 2 भी सही तरीके से समझ में आ गया, अगर तो उन्हें पूरा चैप्टर सही तरीके से समझ में आ गया होगा। सो वीडियो के एंड में मैं कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप मेरी वीडियो की न्यू अपडेट्स दे सकें। और बाकी मैंने आपको बताया कि अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा साइंस में इंटरेस्टेड है या फिर कोई भी 8th क्लास का बच्चा है तो फिर प्लीज़ उसे ये वीडियो शेयर करें। स्टे होम, स्टे सेफ।